नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। एक ऐसा खुलासा जिससे देश और दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। पनामा पेपर लीक्स की अगर बात की जाए तो दुनिया भर से तमाम ऐसी नामचीन हस्तियां हैं जिनके बारे में इस प्रकार की शंका जताई गई है कि उन्होंने इस प्रकार की कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया है जो टैक्स चोरी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक इस बात की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई है और हम भी इस बात की सत्यता को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मामला बहुत बड़ा है क्योंकि दुनिया भर में घटनाक्रम काफी तेजी से बदलने लगा है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है पनामा पेपर लीक और किस किस लोगों के, बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हैं और कैसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुल्कों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन जाती हैं जहां पर टैक्स चोरी की एक गुंजाइश बनती है और कौन से ऐसे दुनिया में मुल्क हैं जहां पर जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए विस्तार से बात करने की ज़रूरत है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर RM मल्ला साहब। आप फॉर्मर CMD हैं IDBI बैंक के। सर, बहुत स्वागत है और समझते हैं कि आखिर किस तरीके से बीच में उस गुंजाइश को तलाशा जाता है और उसके बारे में विस्तार से मल्ला साहब से समझेंगे। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ में संग्राम पटनायक साहब हैं। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। नमस्कार। कानून से बचने के तरीके कैसे खोजे जाते हैं और कानून को और कैसे पुख्ता कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार से उनसे समझेंगे। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान हमारे साथ हिमांशु वत्स साहब हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के और आर्थिक मामलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं। तो जाहिर सी बात इन तीनों खास मेहमानों के अनुभव का साझा करें, उनका इस्तेमाल करें और जाने समझें कि इस विषय के विस्तार में आखिर गहराई में क्या कुछ है। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट के बाद इस विषय पर विस्तार से चर्चा अपने मेहमानों के साथ। तमाम देशों में टैक्स चोरी के मामले में पनामा पेपर लीक का असर दुनिया के कई देशों में दिखने लगा है। पनामा पेपर्स खुलासे में दुनिया भर के 140 से अधिक नेताओं और अन्य बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं। जिन लोगों के नाम इस खुलासे में सामने आए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले में पहले शिकार आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिंगमुंडूर डेविड बने हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों के चलते उन्होंने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पनामा की कानून कंपनी मोसैक फोंसेका द्वारा किए गए खुलासों के अनुसार आइसलैंड के PM ने अपनी विदेशी कंपनी और उसकी अकूत संपत्ति की बात छुपाई थी। अब इस मामले की आंच दुनिया के अन्य नेताओं तक भी पहुंचने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका किसी भी बाहर की कंपनी में कोई पैसा नहीं लगा है। डेविड कैमरून के दिवंगत पिता का नाम भी इस मामले में सामने आया है। हालांकि डेविड कैमरून के दावे से असंतुष्ट विरोधी लेबर पार्टी ने आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। पनामा पेपर्स खुलासे से विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कर चोरी को एक वैश्विक प्रचलित समस्या बताते हुए अमेरिकी कांग्रेस से व्यावसायिक कर सुधारों के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। ओबामा ने कहा है कि शक्तिशाली और बड़ी कंपनियां अमेरिकी तंत्र में मौजूद खामियों का फायदा उठा रही हैं। पनामा पेपर्स लीक मामले में ब्रिटिश अखबार द्वारा अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने संबंधी लगाए गए आरोपों को फुटबॉल के वैश्विक संस्था फीफा के अध्यक्ष ने नकार दिया है। तो उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पनामा मामले में अपने परिवार का नाम सामने आने के बाद मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में मामले की तह तक जाने के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का ऐलान किया। इस बीच फ्रांस द्वारा पनामा को कर संबंधी मामलों में असहयोग करने पर ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा के बाद पनामा ने कहा है कि वो पेपर्स खुलासे मामले में किसी भी देश द्वारा उसके खिलाफ उठाए गए इस तरह के किसी भी कदम का उचित जवाब देगा। इस बीच इस खुलासे में करीब 500 भारतीयों के नाम भी कथित तौर पर सामने आने के बाद मोदी सरकार ने एक मल्टी एजेंसी के गठन का ऐलान पहले ही कर दिया था जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। कुल मिलाकर इस खुलासे के बाद देश दुनिया में खलबली मच गई है जिसमें अभी और भी जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। तो जाहिर सी बात है कि काले धन और टैक्स चोरी को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस प्रकार की समस्या के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर मिलकर एक कारगर कदम उठाने की ज़रूरत है। कैसे वो रास्ता आगे निकलता है इसी पे अपने मेहमानों से बात करते हैं। मल्ला साहब, क्योंकि एक मोसैक फोंसेका जैसी कंपनी जो है कम से कम पिछले 1977 से लेकर कम से कम 42 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है और उसके ना जाने कितने क्लाइंट्स हैं, किस प्रकार से इस प्रकार का नेक्सस बन पाता है जो इतना बड़ा अपना नेटवर्क फैलाता है और काम कर पाता है। दर्शकों की जानकारी के लिए वो जरा जानकारी बताइए कि आखिर काम कैसे होता है ये। एसेंशियली किसी भी बिजनेसमैन को अगर दुनिया में बिजनेस करना है तो उसको पैसे की जरूरत होती है। तो वो एक देश से पैसा उधार लेता है, दूसरे देश में पैसा भेजता है और फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है जो करोड़ों अरबों रुपए में सालों से होती रही। यहाँ तक बात सामान्य है। बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट था, हमारे यहाँ काफी कंट्रोल था। 1973 तक बिल्कुल कंट्रोल था, कोई भी हिंदुस्तानी बाहर अकाउंट खोल ही नहीं सकता था।
अनलेस कि वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप हो। जैसे जैसे हम दुनिया के से जुड़ते गए, हमारे रिजर्व बैंक ने बड़े आदरपूर्ण तरीके से लोगों को बताया कि वो कुछ पैसा बाहर भेज सकते हैं। जो पहले $25,000 था, अब लगभग $2.5 लाख पर ये व्यवस्था किस वक्त बदली? 2003 के आसपास? तो ये कुछ सालों में ये बदली थी, और जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी आई थी तो 2.5 लाख के बदले उसको 1.25 लाख कर दिया गया था। अभी 2.5 लाख है। सो कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी दूसरे देश में अगर अपना अकाउंट खोलना चाहता है, अपने बच्चों को पैसा भेजना चाहता है, तो वो लेजिटिमेट तरीके से पैसा भेज सकता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे देखा गया पूरी दुनिया में 2-3 वजह होती हैं कि जब लोग अपना पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ा होता है कर, इनकम टैक्स, कि अगर वो किसी तरह उस देश के इनकम टैक्स से बचना चाहे तो जो भी उसकी कमाई होती है वो किसी ऐसी जगह रख देता है कि जो अपने देश से छुप सकता है। दूसरा जो बड़ा खतरनाक तरीका होता है, जो इलीगल मनी है, ड्रग मनी है, रैकेटिंग मनी है। और तीसरा एक और होता है कि आदमी चाहता है कि मैं अपनी सेविंग ऐसी जगह कर लूं ताकि मेरे किसी और को नजर ना पड़े मेरी सेविंग की। तो जैसा कि भारत ने एक बड़ा अच्छा एक लिया कि ये इमीडिएट रिएक्शन करने के बदले हमें इन कागजों में एक्चुअली जाना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि न सिर्फ भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, बट उसके अंदर रिजर्व बैंक भी है। और रिजर्व बैंक गवर्नर ने कल ही बोला है कि हमें इसको रिएक्ट करना चाहिए पूरी तरह देखने के जांचने के बाद। हो सकता है इन 500 नामों में कम से कम 400 नाम ऐसे हों जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो या इंडियन विद फॉरेन सिटीजन हो, और वो अपना अकाउंट खोलना चाहते हो और एक वाकई लीगल राय लेने चाहते हो। बट थोड़ा सा शक जाता है कि एक पनामा जैसे छोटे देश में, क्योंकि हम अक्सर सुनते रहते थे कि कुछ ऐसे टैक्स हेवन्स हैं जहां पे कि लोग पैसा रखते हैं, बट मैं तो कहूंगा ये लीग पूरी दुनिया के लिए बड़ी अच्छी चीज है। कम से कम एक तरीके से आंखें खोलने वाला घटनाक्रम है। तो जाहिर सी बात, एक चीज और दर्शकों को बता दें कि जो भारतीय हैं और ऐसे लोग जो NRI हैं और ऐसे जो कि विदेशी पासपोर्ट के साथ रहते हैं ऐसे हिंदुस्तानी, तो एक तरीके से जो अलग अलग नागरिकता के मापदंड है उन सबके लिए अलग अलग प्रकार के नियम है। कम से कम सीधे तौर पर जो भारतीयों पर लागू होने वाले नियम है, हम उसके सापेक्ष में ज्यादा बात कर रहे हैं। एक सिर्फ छोटी सी बात कहूंगा, हमारे देश ने एक बड़ी अच्छी पहल करी थी पिछले साल कि अगर किसी इंडियन सिटीजन ने पैसा बाहर रखा हुआ है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो पैसा डिक्लेयर करें। और अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया तो वाकई ये बड़ा ये जो 2 विंडो दी गई तो उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में संग्राम पटनायक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, कानून के जानकार हैं। आपको लगता है कि वर्तमान में या कहा जाए बीते दशकों में जिस प्रकार से हमारे कानून रहे हैं, क्या वो पर्याप्त नहीं थे इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समझ पाने में कि कोई तोड़ने के लिए आपके कानून को ऐसे बैठा है कि ऐसी चीजें भी कर सकता है? हालांकि अभी इस प्रकार की सत्यता प्रूफ नहीं हुई है कि ये सब चीजें गलत है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है। कहीं ना कहीं पर ये जो कानून में कमी है या नहीं, ये तो समय ही बता पाएगा। 2003 से पहले आपने कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे ना। उसका बाद आपका $25,000 आया एंड उसका बाद 2,50,000 आया। ना कहीं पर भी RBI का नाम से ये नहीं बोलता है कि यू कैन इनकॉर्पोरेट ए कंपनी, यू कैन ओनली इन्वेस्ट इन द शेयर्स। ठीक है, आपने नया कंपनी खोल देना ये नहीं है। बट आपने आज के दिन में अगर सपोज मैं बोलता हूं कि ठीक है, ये 2004 से पहले ये जितना कंपनी आज जितना खुलासा हो रहा है, ये 2004 से पहले था या नहीं? अगर ये था तो उस टाइम में तो कुछ भी परमिशेबल नहीं था। हाँ, तो एक मोटी बात आप ये कह रहे हैं एक तरीके से 2003 से पहले कि अगर कोई भारतीय की कंपनी इस प्रकार की है तो वो एक तरीके से पूरी तरह गैर कानूनी होगी। बिल्कुल। उसके बाद के अगर कोई दस्तावेज मिलते हैं तो उसमें वैध और अवैध को जांचा जा सकता है। बिल्कुल, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात बताऊंगा, कहीं ना कहीं पर हमारा हिंदुस्तान में जो कानून है, ऐसे नहीं कि जैसे कि अभी नसा बोले कि एक्चुअली जो विंडो स्कीम जो था वो 90 डेज के लिए था। सितंबर 2015 में वो खत्म हो गया। नाउ अभी 2 ऑप्शन है, एक है जेल या पेनल्टी, और कुछ तरीका नहीं है। नाउ ये तो जैसे कि एक प्लेटर में गवर्नमेंट को, तो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उनको मिल गया कि चलो SIT भी बैठा है, अभी उनका रिपोर्ट भी आने वाला है, और उनको ये खुलासा भी मिल गया कि उस लिस्ट में तो ऐड हो गया ना और 500 कंपनीज। कानून में कमी है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, आज नहीं ये होता रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये नहीं कि आज खुलासा हुआ, ये नहीं कि इंडियन एक्सप्रेस है जो 7-8 महीने हुआ काम कर रहे हैं आफ्टर दैट एग्रीमेंट इन जून 2015 विद दैट एजेंसी, उसका बाद ये खुलासा हुआ, ऐसे नहीं है। ये हमें पता ही नहीं था।
ये ठीक। सारे चीज चल रहा था सिस्टमेटिकली। ठीक बात है। हिमांशु जी, आपको लगता है कि एक तरीके से ऐसा भी एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है जो एक पैरेलल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक पूरी गुंजाइश देता है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, कम से कम ये एक बात स्थापित होती है, इसमें भी कुछ गुंजाइश है इस बात को कहने में? देखिए, पैरेलल सिस्टम तो चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है। लेकिन उस पैरेलल सिस्टम को कई तरह से थ्रेट्स आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसमें से एक सबसे बड़ा थ्रेट है टेरर फाइनेंसिंग का, जो ऐसे रूट से अंडर द ग्राउंड चलता है। तो जब इंटरनेशनल कंसेंसस एक है कि ऐसी फाइनेंसिंग को रोकना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे और लीक्स और खुलासे जरूर होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब ग्लोबल इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं चल रही है, तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं वो बहुत कंस्पिक्वस होते हैं, दिख रहे लोगों कि भाई यहाँ पे इतना पैसा कैसे है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है और ज़्यादा जांच होती है। और ग्लोबली एक टैक्स एनफोर्समेंट पे कंसेंसस हो रहा है। जैसे पिछले साल एक यूएस ने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि जिसमें कोई अगर यूएस सिटीजन इंडिया को यूज़ कर रहा है टैक्स अवॉइड करने के लिए, तो उसका पूरा डिटेल कंट्रीज को देना पड़ेगा। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो लेकिन ये नियम यूएस ने अपने नागरिकों के लिए बनाया, अपने नागरिकों तो कम से कम इस प्रकार का नियम हर कंट्री को बनाने के बाद ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं फायदा होगा, मतलब हिंदुस्तान भी इस प्रकार के नियम बनाए। बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये तो एक इलेक्शन इशू था कि काले धन को वापस लाना है। आज तक ऑपोजिशन पार्टी पूछ रही है कि भाई कब आएगा, कितना आया है। तो ये एक ग्लोबल कंसेंसस है, और जब ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है तो ऐसे मैल प्रैक्टिसेस, कोई ये है तो क्या चोरी है, मतलब सबके बारे में ये नहीं कहूँगा, जैसे पिछले पैनलिस्ट ने बोला कि कई जगह तो लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की, तो इसमें जो भी जांच होगी और जो भी पब्लिक रिएक्शन होगा, तो इन चीज़ों को एकदम सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि कौन लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है। क्योंकि आज इंडिया की इकॉनमी कंप्लीटली ग्लोबलाइज्ड है, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑपरेशन काफ़ी चाहिए होते हैं। तो अगर किसी ने लेजिटिमेट ऑपरेशन किया है डिक्लेयर करके, तो उसको हैरास नहीं करना चाहिए, और जिसने चोरी करी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना चाहिए। और चोरी कई बार टैक्स की चोरी होती है, कई बार फैमिली बिजनेस में आपस के पार्टनर से चोरी होती है कि भाई मुझे पैसा थोड़ा ठीक है, सही को सही और गलत को गलत का एक गुंजाइश कहीं ना कहीं साफ तौर पे पाक साफ होनी चाहिए। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से ऑटोमेटिक एक्सचेंज के कोऑपरेशन को लेकर भी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम देशों के बीच बातचीत चल रही है, किस प्रकार से सूचनाओं को स्वतः साझा कर सकेंगे, इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा गंभीर काम चल रहा है। और इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि 2017-18 तक एक प्रकार से ऐसा वातावरण बन जाएगा जो पूरी तरीके से इस पूरी परिदृश्य को बदल देगा। इस पर विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सांसद के मार्गदर्शन और ग्राम वासियों के सहयोग से हमारा गांव बने आदर्श गांव। हर जगह हो साफ सफाई, पक्की सड़कें और भरपूर हरियाली। घर घर हो बिजली, पानी और शौचालय जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा, हर किसी को हासिल हो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। युवाओं के प्रशिक्षण के लिए हो कौशल्य वर्धन केंद्र। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रयास सांसद का, विकास गांव का। अरे वाह, हार तो बड़ा सुंदर है तुम्हारा। आर्टिफिशियल है क्या? आर्टिफिशियल? असली सोने का है। ढेरों डिजाइन्स में से चूज किया है मैंने। फिर तो BIS हॉलमार्क का निशान भी जरूर होगा। सिर्फ डिजाइन्स और चमक से नहीं, असली सोने का भरोसा होता है हॉलमार्क का निशान, क्योंकि सोना सिर्फ आभूषण नहीं है, ये है जिंदगी भर की पूंजी। जागो ग्राहक जागो। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो।
अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। 70 के दशक से पूर्व भारत को दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था, परंतु हरित क्रांति के पश्चात इस देश में अन्न की पैदावार इतनी बढ़ गई कि न केवल वो हमारे लिए पर्याप्त था, वरन उसका निर्यात भी होने लगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाद्यान्न की इस तरह बर्बादी करें। भगवान श्री कृष्ण ने हांडी में बचे हुए एक दाने से भोजन करके ये संदेश दिया कि अन्न का आदर करो। अन्न का अनादर ईश्वर का अनादर है। अन्न का सम्मान हो, ये हमारी संस्कृति है। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। और इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि खुलासे से किस प्रकार से खलबली मची हुई है। पनामा पेपर लीक्स के बाद में दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि कैसे कालाधन और टैक्स चोरी को लेकर लोग रास्ते अपनाते हैं। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ, उनसे बात करें। मल्ला साहब, जिस बात का जिक्र मैंने ब्रेक पे जाने से पहले किया था कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को लेकर लगभग ऑन बोर्ड की अगर बात की जाए तो 58-60 देशों में बातचीत होती बनती सी नजर आ रही है। आपको लगता है कि इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाने के बाद में चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी टैक्स चोरी जैसी चीज़ों को लेकर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। किसी भी देश या दुनिया के किसी हिस्से में ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा होगी उतनी ही चोरी कम होगी। बट मैं एक और मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि चोरी असल में होती क्यों है। किसी देश के अंदर अगर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो बड़े स्पेशलिस्ट हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए जो आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से आप प्लान करो। बड़ा थिन डिफरेंस है टैक्स अवॉइडेंस में और टैक्स इवेजन में। पहले लॉ की किताबों में मेरे साथी बताएंगे कि इवेजन गलत है बट अवॉइडेंस गलत नहीं है। अगर आप लीगल वे से टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं तो आप कोई कानूनी जुर्म नहीं कर रहे। और दुनिया में एक से एक विशेषज्ञ बैठा है। जब ग्लोबल इकोनॉमी है कि अगर वो पैसा आप यहाँ ना रख के यहाँ रखें, आपको मालूम होगा कि अमेरिका की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास 70-80 बिलियन है और वो अमेरिका में ना रख के जहाँ की टैक्स 40% है दूसरे देशों में रखते हैं। और अमेरिका में एक बड़ी खलबली है उस बारे में कि हमारा पैसा बाहर क्यों है। तो ये सब चीजें थोड़े तक तो चलती रहेंगी। बट एक जरूर सबसे पक्की बात है कि जैसे कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने अपनी जिंदगी में ये जरूर देखा है कि आप अगर कानून से हटकर कोई भी काम करेंगे तो कुछ दिन तो वो काम चल सकता है बट कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं आप इस घेरे में आ जाएंगे कि जो आपके सामने इस तरह की चीजें आ रही हैं। बट हमारे देश ने एक बड़ी अच्छी चीज करी है। आपको शायद याद होगा कि हमारे देश में एक बार मार्जिनल टैक्स 97% तक था और आज की गवर्नमेंट बड़ी बुद्धिमानी से उस टैक्स को 33 से 25 की तरफ ला रही है। अदरवाइज क्या होगा कि कोई कॉर्पोरेट है वो चाहेगी कि मैं इंडिया में क्यों बनाऊं, मैं थाईलैंड में क्यों ना बनाऊं जहां टैक्स रेट कम है। तो ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज होगा इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि टैक्स जो है रीजनेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की बात करें संग्राम जी, आपको लगता है कि जब तक इस प्रकार का एक इक्वल प्लेटफॉर्म ग्लोबली आ पाए तब तक किस प्रकार की प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, खासतौर से हिंदुस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए कि इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें, कि हम ना ये देखें कि ऐसे फिर से कोई खुलासा हो और इस प्रकार की चर्चा करने के लिए हम आप बैठे फिर से?
मैंने मेरा जो छोटी सी जो एक्सपीरियंस है जी, आपने ये जो खुलासा हुआ है, या अगर आपने सोचते हैं कि जैसे कि अभी मल्ला साहब ने बोले कि जो क्लियरिटी ऑफ लॉ, एक चीज़ है कि हाँ ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को इतना टैक्स देना है, एंड दैट शुड बी मिनिमम। अगर मेरे को यहाँ पर 10 रुपये 100 रुपये में 10 रुपये मेरे को टैक्स देना है, तो मैंने और किसी देश में क्यों जाऊँगा कि हाँ टैक्स हेवन में जाके मैंने पनामा में लगा रहा हूँ, साइप्रस में तो रूटिंग कर रहा हूँ, मेरा पैसा को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक है क्लैरिटी, सेकंड है आई शुड नो माई लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे को क्या मतलब, सपोज जेल है, पेनल्टी है, क्या है द डिटरेंट फैक्टर वो। एंड थर्ड, जो मेरे को ये पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे को अगर दूसरा देश में भी लेके मैंने अगर मेरा पार्क करता हूँ मेरा पैसा को, वहाँ पर भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी वो दूसरे देश में नहीं मिलता है, तो मैं इसी देश में टैक्स दिया और मैंने इसी देश में ये पैसा यूज़ किया और इसी देश का बेनिफिट हुआ। प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे को वहाँ पर 20% देना पड़ेगा और कुछ सरकार नहीं पूछेगा आपको, काम खत्म। बट इस देश में क्या है, सपोज मेरे को 3-4 स्टेजेस में मैंने टैक्स दिया, अल्टीमेटली इफ आई एम अर्निंग 100 रुपीज, आउट ऑफ दैट आई एम पेइंग 60 रुपीज एज ए टैक्स। जी, मैं दूसरे देश में टैक्स हेवन आज सोच के जाके मैंने वहां पर जाके पार्क कर देता मेरा पैसा, मैं वहां पर 10% देना पड़ रहा है, तो मैं जाऊं ही क्यों? फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ लॉ। सेकेंड, मेरे को जो मिनिमम देना पड़े टैक्स वो होना चाहिए। थर्ड, मेरे को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूं आज, तो मेरे को कल मैं जेल में भी जा सकता हूं और ये पेनल्टी भी मेरे ऊपर। हालांकि जिस क्लैरिटी की आप बात कर रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म के मोर्चे पे बहुत बड़े कदम शायद उठाए गए, आने वाले समय में हमें लगता है उसका नतीजा भी देखने को मिलेगा। हिमांशु सर, आपको लगता है कि एक रिपोर्ट में मैं कहीं देख रहा था कि बता रहे हैं कि साहब अगर दुनिया भर के वैश्विक टैक्स चोरी की बात की जाए तो विश्व भर की जो GDP है वो उसका 5% के आसपास जाके कहीं टिकता है आंकड़ा। ये आंकड़ा कम ज़्यादा जितना भी एक अलग बात है, लेकिन भारत के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो कोऑपरेशन के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि अगर UN ने भी कहा कि भारत ने जिस तरह से कहा कि टैक्स अवॉइडेंस को लेके जो भारत पहल करने की बात कर रहा है, इस तरह की कोशिशें आखिर कैसे रंग ला सकती हैं? देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल कंसेंसस काफ़ी हद तक है और होना चाहिए, उसको एक फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर भी देना चाहिए। क्योंकि जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बोला कि दो साइड्स हैं, एक तो है आपको इंसेंटिव क्या है पैसा बाहर ले जाके रखने का, और दूसरा आपको डर क्या है वो करने के लिए। तो जैसे ही कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, तो अगर कोई व्यक्ति पैसे बाहर रखना चाहेगा, उसको ये एक और इम्पॉन्डरेबल, एक और चैलेंज को डील करना पड़ेगा कि कहीं मैं इसमें तो नहीं फंस जाऊंगा। और इसके साथ अगर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2-4 हाई प्रोफाइल केस को ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करके पब्लिक कर लें और पेनलाइज कर लें, तो मुझे लगता है इस पर काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले इंडिया में क्या था कि दिस वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड कि आपने अगर बहुत कमा लिया तो थोड़ा तो बाहर रखेंगे, और इसको विद इन सर्टेन सर्कल्स इसको बुरा भी नहीं माना जाता था। तो एटलीस्ट ये सब तो चेंज होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जितने भी फॉर्मल लीगल स्टेप्स हों, लेकिन मैं इसके साथ जरूर एम्फसाइज दोबारा करूंगा कि जो लेजिटिमेट बिजनेस है, जिसके लिए आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जरूरत है, उनको हरास नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। मल्ला साहब, आपने पिछली बार इस बात का जिक्र किया कि आखिर टैक्स चोरी होती क्यों है। अब अगर वो एक व्यवस्था का हिस्सा बन गया, जैसा हिमांशु सर भी मान रहे हैं कि एक तरीके से पैरेलल व्यवस्था चल रही है, उस सबके बीच में जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, खासतौर से तमाम नाम है, अब तो बड़ा लंबी लिस्ट सी हो रखी है, आपको लगता है कि उन सब पे चोट करने के लिहाज से वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ें हो सकती हैं, या क्या वो एक नया मैकेनिज्म हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं में वो चीज़ निकल के आए? जैसा कि आपने बताया कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे पहला कदम है। अदरवाइज हम क्या सुनते थे कि स्विस में लोगों के अकाउंट हैं, बट स्विस बैंक सीक्रेसी की वजह से वो अकाउंट नेम शेयर नहीं हो सकते थे, और जब तक कि वो कोई ये ना सिद्ध कर पाए कि ये इलीगल मनी है, तो बड़ा लंबा सिस्टम था। तो जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई संस्था चाहे कि किस आदमी के पास कितना बैलेंस है वो पता कर सकती है, इसी तरह पूरी दुनिया में ओपननेस होनी चाहिए, और ये तो पहला कदम होना चाहिए। और दूसरा ये भी जरूर रहेगा कि हर देश के अंदर टैक्स के रेट जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी है, सही बात है, बट एक रेंज होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। एंड वो कंट्री जो कि एक रीजनेबल टैक्स लगाएगी और टैक्स को ब्रॉडन करेगी, वो हमेशा अच्छा होता है। अदरवाइज हमारे देश में 1 से 2% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, तो आप उनसे कितना ले सकते हैं? तो वो टैक्स के उसको बढ़ाना चाहिए।
चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बार बार सामने ये आ रही है कि हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि इंसेंटिव क्या है, जो आदमी हिंदुस्तान में टैक्स देते हैं क्या हम उनकी फोटो छापते हैं कि ये फलाना आदमी है, प्रोत्साहन देने की भी जरूरत है। और साथ में जिन्होंने टैक्स की चोरी करी बड़ी क्लियरली और क्विकली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अमेरिका के अंदर लोग चोरी करते हुए बहुत डरते हैं क्योंकि इतनी जबरदस्त पेनल्टी है कि वो उससे उभर कर नहीं आ सकते। ठीक है, तो नियमों को कड़ा करने की भी जरूरत है। हिमांशु जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि इस पनामा पेपर लीक से हिंदुस्तान और दुनिया भर ने क्या चीजें सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में हम आप बैठ के ये चर्चा ना करें? देखिए, एक तो फियर ऑफ गॉड जी आना चाहिए जो आ रहा है। दूसरा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे खुलासे और होंगे, क्योंकि कुछ तो विजिबल स्पोकन चीज़ें होती हैं। दूसरा, जो टेरर फाइनेंस के लिए इंटेलिजेंस एजेंसी कई तरह से कोशिश चल रही होगी कि ये पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट रन कर रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, उसकी आप फाइनेंसेस अगर रोकेंगे तो उसका कोलैटरल डैमेज जो इंडिविजुअल हैं उनको भी होता है। तो एक बहुत क्लियर और स्टर्न मैसेज है कि अब आप ये भूल जाइए कि आपने पैसे बाहर रख लिए तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो उस बात को भूलने जरूरत है। संगम जी, आपको बिल्कुल लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, आपको लगता है कि क्या कुछ चीजें इस पूरे एपिसोड से सीखी हैं दुनिया ने? एक आंसर मैंने दूंगा एक लाइन में जी, कि आज से या ये लीक होने के बाद कोई कोशिश भी नहीं करेंगे कि बाहर की देश में टैक्स हेवन में जाके अपना मनी को पार्क करें। ठीक है, अल्टीमेटली ये खुलासा होना ही है। अगर आपको पता ही है ये होना है तो आपने कभी जाओगे ही नहीं, आपने यहीं पर रहोगे, यहीं पर टैक्स दोगे। ज्यादा से ज्यादा ये प्रेशर टैक्टिक्स आपने अपना सकते हो कि नहीं, टैक्स रेट आपने कम कर दो, अदरवाइज यू विल नॉट टेक योर मनी टू आउटसाइड कंट्री। आप उम्मीद कर सकते हो कि कितने दिन तक ये बात दबी रहे, इससे ज्यादा आपके लिए गुंजाइश कुछ बचती नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमारे मेहमानों का मानना है कि अब वो दौर एक शुरुआत हो चुकी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में, जहां पे पारदर्शिता को बहुत बेहतर तरीके से अपनाया जा रहा है, सूचनाओं को साझा किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिहाज से उन लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेगा जो किसी प्रकार की टैक्स चोरी या काले धन जैसी चीज़ों में शामिल हैं। तो जाहिर से पनामा पेपर लीक से कम इस प्रकार के अगर फायदे होते हैं तो बेहतर है, जो पीछे पहले अगर कुछ गलत हो चुका है उससे कुछ बेहतर हुआ है। तो आज चर्चा बस इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू।